आज हम लेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का भाग 3। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में। भाग 3 में समविभव पृष्ठ, विशेषकर ये चैप्टर समविभव पृष्ठ के लिए निर्धारित है। तब शुरू करते हैं हम। समविभव पृष्ठ नाम से स्पष्ट है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। इसीलिए इसकी पहले परिभाषा देते हैं। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। अब ये ऐसा पृष्ठ कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए हम एक कल्पना करते हैं। मान लो किसी बिंदु O पर +Q आवेश रखा गया है। इस आवेश से r दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर विभव v = 1/4πε0 के Q/r होगा। अब ये इमेजिंग करते हैं यहाँ पर जिस डायग्राम में, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो ये r दूरी पर ये सभी बिंदुएं r दूरी पर होगी, इसीलिए सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा। इसी तरह से अगर हम दो अलग अलग लेंगे, यदि r1 त्रिज्या का गोला लें, तब इस गोले के प्रत्येक पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, v = 1/4πε0 के Q/r1 होगा। तब यहाँ पर r1 का, जैसे हमने बतलाया, ये जो पृष्ठ है वो अगर त्रिज्या r1 लेंगे तब ये r1 के लिए होगी, और इसके लिए जो विभव आएगा वो क्या होगा, r1 के लिए यहाँ पर लिखा गया है v = 1/4πε0 के Q/r1। यहाँ पर इस बिंदु के लिए होगा v = 1/4πε0 के Q/r1। अर्थात इस तरह से ये जो पृष्ठ बनेगा गोले का, इमेजिन कीजिए r1 त्रिज्या का एक गोला का जो सतह है, उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव इतना का इतना ही रहेगा। अर्थात तो वह जो पृष्ठ होगा वह समविभव पृष्ठ होगा। इसी तरह से हम दूसरा लेंगे, r2 त्रिज्या का ये गोला लेते हैं, तब यहाँ पर विभव v = 1/4πε0 के Q/r2 हो जाएगा। लेकिन जो r2 त्रिज्या का गोला लेंगे उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव भी क्या होगी, समान होगी, चाहे यहाँ पर लो बिंदु चाहे यहाँ पर लें। तो ये भी समविभव पृष्ठ हो गया। पहले जो बतलाए थे r1 के लिए वो भी समविभव पृष्ठ हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। अब आते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान रहता है। जिसकी परिभाषा दी है वही इसका गुण हो जाएगा। दूसरा इसका गुण हो जाएगा, समविभव पृष्ठ में एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कार्य करना की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कार्य नहीं होती समविभव पृष्ठ में। अर्थात WAB बराबर क्या होगा, Q0VB - Q0VA = 0। क्योंकि समविभव पृष्ठ है तो VA बराबर VB होगा, तो इसका मान भी उतना आएगा, इसका मान भी उतना आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगी। तो ये दूसरा गुण हो गया। अगला गुण के लिए हम लेते हैं, समविभव पृष्ठ से अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं गुजरती है तब वो क्या होती है, उस पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इसीलिए कथन मिलता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। मान लो यहाँ पर जो ये दिखलाया गया है समविभव पृष्ठ है, तब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या होती है, इस पृष्ठ पर यहाँ पर कितना कोण बनाएगा, 90 अंश। ये भी 90 अंश बनाएगी, ये भी 90 अंश बनाएगी, अर्थात हमेशा लंबवत गुजरती है। अगला गुण में आ जाते हैं हम। चौथा गुण है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। कभी नहीं काटते इसके लिए, जैसे हमने यहाँ पर पहले चित्र में बताए थे कि r1 त्रिज्या का जो गोलीय पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ हो गया। इसका विभव इस तरह से है। r2 त्रिज्या का हम इसी पर हम दूसरे गोले की कल्पना करेंगे तो ये भी समविभव पृष्ठ होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे क्योंकि दोनों का विभव अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब अगली बात आ जाता है, कोई भी चालक है, चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। इसको ध्यान में रखोगे, जितना भी रहेगा लेकिन पूरे पृष्ठ पर विभव एक समान होती है। और अगला इसका गुण है, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है।
इसको इस डायग्राम में समझे। मान लो ये समविभव पृष्ठ है, तब अगर इसकी स्पर्श रेखा में इस पृष्ठ की दिशा में हम लेंगे तब यहाँ पर E = 0 मिलेगा। यहाँ पर E का मान तो रहेगा, लेकिन इस दिशा में देखेंगे तब क्या मिल जाएगा, ये E = 0। तो इसी को कहा गया है समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अब लेते हैं हम समविभव पृष्ठ का महत्व, आखिर इसका क्यों अध्ययन कर रहे हैं। तब यहाँ पर है, जहाँ समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। अर्थात यदि हमें आपको समविभव पृष्ठ दिया गया है तब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर कितनी है। और दूसरी बात है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। अगर समविभव पृष्ठ जैसा भी रहेगा तो उसके लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये हम जानकारी प्राप्त ले लेते हैं। अतः समविभव पृष्ठ ज्ञात होने पर किसी भी स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा ज्ञात की जा सकती है। अब इसी को एक उदाहरण से लेते हैं। मान लो हमारे पास समान परिमाण के दो विजातीय आवेश के निकाय हैं। दो विजातीय मतलब एक बिंदु यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा गया है और दूसरा बिंदु है यहाँ पर माइनस Q आवेश रखा गया है। तब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बर रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो इस तरह से जैसे यहाँ पर बना है वो बर रेखाएं होगी। इधर देखेंगे तो ये माइनस की ओर आता हुआ रहेगा, लेकिन ये प्लस है तो यहाँ से बाहर जाता हुआ रहेगा। अब इस बर रेखाओं को ध्यान से देखेंगे तब अंदर साइड यहाँ पर बर रेखाएं सघन है और इधर क्या है, विरल है। तब यहाँ पर समविभव पृष्ठ होगा वो क्या होगी, पूर्णतः गोलाकार ना होकर क्या होगी, अंडाकार होगी। इस तरह से यहाँ पर डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर भी ऐसा करके चूंकि है और उसके बाद ये इधर दूर चला गया है। आगे यहाँ पर तीसरा समविभव पृष्ठ की कल्पना करेंगे तब इधर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं समविभव पृष्ठ अधिक मात्रा में है, मतलब पास पास में है, जबकि यहाँ पर समविभव पृष्ठ दूर दूर में है। तब यहाँ पर देखते हैं कि क्षेत्र रेखाएं भी यहाँ पर पास पास में है, अधिक मात्रा में है, जबकि इधर क्षेत्र रेखाएं भी कम मात्रा में है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण में है समान परिमाण के दो धन आवेश के निकाय का समविभव पृष्ठ। तो यहाँ पर अब इस बार क्या होता है, दोनों बिंदुओं पर हम समान परिमाण प्लस और प्लस ले रहे हैं। तब यहाँ से क्या होती है, प्लस आवेश होने के कारण, धनात्मक आवेश होने के कारण यहाँ से बर रेखाएं बाहर की ओर जाएगा इस तरह से, फिर इसमें भी बाहर, इसमें भी बाहर, इसमें भी, सभी में बाहर की ओर जा रहा है। दूसरा जो प्लस आवेश है यहाँ से भी बाहर की ओर जाएगी इस तरह से। तब इस डायग्राम में आप देखोगे तब बाहर क्षेत्र में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बर रेखाएं अधिक मात्रा में है, लेकिन आंतरिक भाग पर देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल है, कम मात्रा में है। तब इस स्थिति में समविभव पृष्ठ जो होगा तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगी, अंदर साइड में अधिक मात्रा में होगी, बाहर साइड में अधिक होगी और अंदर साइड क्या होगा, कम होगा, दूर दूर में होगा। ये इधर भी देखते हैं तो ये पास पास में है और इधर दूर दूर में है। तो इससे यही स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर समविभव पृष्ठ पास पास में है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होगी और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होती है तब यहाँ पर तीव्रता भी अधिक होगी। अब आगे हम लेंगे विद्युत क्षेत्र, संकेत क्या होता है इसका ई, और विभवांतर संकेत क्या लेती है, डेल भी या वी। इन दोनों के बीच संबंध, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, क्या संबंध होगा इसको ले देखते हैं आगे। तब इसके लिए हम कल्पना करते हैं विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी, दो बिंदु हैं, क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है और उनके बीच की दूरी क्या है, अल्प दूरी लिया गया है यहाँ पर डी और। अतः अल्प दूरी के लिए वेक्टर ई को हम एक समान मान सकते हैं। तो जो कल्पना की है इसके परिप्रेक्ष्य में हम जो डायग्राम बनाते हैं उसको ध्यान से देखोगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बिंदु वो लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू मानेंगे। तब आगे की ओर हम इस तरह से देखेंगे
विद्युत क्षेत्र क्या होती है, बाहर की ओर जाएगी। तब यहाँ पर बिंदु ए पर विभव अधिक होगी, बिंदु बी पर विभव कम होगी थोड़ी सी भी, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, dr है। क्षेत्र की दिशा आगे की ओर है। अब यहाँ पर इसी को सूत्र के रूप में लिखने के लिए आगे लेते हैं, यदि ए का विभव भी, तब बी का विभव क्या होगा, क्योंकि बी कम है ना, कम विभव का है, इसीलिए क्या लेंगे, v माइनस डी भी होगा, माइनस ले लिए थोड़ा सा, अल्प दूरी पर है तो विभव में भी अंतर अल्प होगा, तो इस तरह से v माइनस डी भी होगा। अतः एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र E के विरुद्ध B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। चूंकि एकांक धन आवेश को ला रहे हैं तो एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसीलिए डी डब्ल्यू बराबर हम क्या लेते हैं, ई लेते हैं, और माइनस डी आर विस्थापन है ये, चूंकि ये विद्युत क्षेत्र ई के विपरीत हो रहा है इसीलिए इसको हम माइनस ले लिए। तब इस तरह से डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ई माइनस डी आर। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, किया गया कार्य निकाल लिए। अब यहाँ पर विभवांतर की परिभाषा से देखें, तब विभवांतर की परिभाषा से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या होती है, विभवांतर कहलाती है। इसीलिए विभवांतर को हम कार्य के रूप में लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी, अर्थात बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ए को पहले लिखते हैं, ए माइनस बी बराबर, ए का विभव क्या है भी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, बी का विभव क्या है भी माइनस डी भी। हल करोगे तो क्या हो जाएगा, भी कट जाएगा, मिलेगा क्या, डी भी। अब दोनों तरीके से हम कार्य निकाले हैं, तो दोनों तरीके से कार्य निकाले हैं तो कार्य तो बराबर ही होगा, इसीलिए समीकरण रेखा 2 से माइनस ई डी आर इजिकल टू डी भी, तब ई इजिकल टू मिल गया माइनस डी भी अपान डी आर। तो इस तरह से ये विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पर डी वी अपान डी आर को हम क्या कहते हैं, डी वी अपान डी आर को यहाँ पर कहा गया है विभव प्रवणता। डी वी अपान डी आर क्या है, विभव प्रवणता, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तब इस कथन, जो ये सूत्र मिला है इसको कथन के रूप में हम लिख सकते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा लेते हैं। तो जैसे हम तो बतला दिए हैं डी वी अपान डी आर को विभव प्रवणता कहते हैं, तब इसको कथन के रूप में क्या लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, और यह क्या हो जाता है, सदिश राशि है, जबकि विभव क्या है, अदिश राशि, और इसकी दिशा क्या होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तब विभव प्रवणता बराबर क्या होगा, डी वी अपान डी टी, दर मतलब बटा होता है, जानते हो। डी वी अपान डी आर कहाँ आया, तो जैसे हम पढ़े परिवर्तन की दर बटा होता है, जैसे डी एक्स अपान डी टी पढ़े हो, क्या है ये, दूरी के समय के साथ दूरी में परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर डी वी अपान डी आर क्या कहलाता है, दूरी के साथ विभवांतर या विभव में परिवर्तन की दर। तब निश्चित रूप से इसका मात्रा क्या हो जाएगा, डी वी मतलब भी है तो वोल्ट हुआ, और आर तो क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरह से इसको भी m⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब चूंकि इसका जो मात्रा, इसका जो सूत्र आया है क्या आया है, E इजिकल टू माइनस डी वी अपान डी आर, तब इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो उसको भी वोल्ट प्रति मीटर कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मात्रक की दृष्टि से बराबर हो गया।
अब इसी के कारण डी आर का जो मात्रक है उसको विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, उसको भी हम विभव प्रवणता का मात्रक मान सकते हैं। तो इस तरह से न्यूटन प्रति कूलाम भी क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा। तो ये दोनों मात्रक क्या होगा, दोनों के लिए परिभाषित हो गए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता दोनों के लिए हो गया। अब आगे लेते हैं हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। आखिर ये कैसी एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हो, कोई भी निकाय पर कार्य किया जाता है तब वो कार्य क्या होती है, उस निकाय पर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर हम कोई निकाय बनाते हैं विद्युत आवेशों का, तब हमें कार्य करना पड़ेगा और वह कार्य क्या हो जाएगा, उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तब इसको हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तब उसी को परिभाषित करते हैं, आवेशों के निकाय को बनाने में कार्य करना पड़ता है, इस कार्य के संगत ऊर्जा को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना हम उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के आधार पर करेंगे। तब ये निकाय कैसा है, तो दो निकाय के बारे में अध्ययन करेंगे। एक पहला निकाय हमारे पास आता है दो बिंदुओं आवेशों का निकाय। तब लेते हैं इसको, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तब माना क्या है, स्पेस पर कहीं भी ए व बी दो बिंदु पर Q1 और Q2 आवेश का एक निकाय है। अब इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, मतलब इसको बनाने में किए गए कार्य की गणना करना है। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तब हमें आवेश Q1 है, इसको अनंत से लाना पड़ेगा, कहाँ तक, ए तक। तब इसको लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसीलिए W1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर लेते हैं, जैसे ही बिंदु ए पर Q1 आवेश आ जाएगा, तब इससे R12 की दूरी पर बिंदु B है, यहाँ पर हमें Q2 को लाना है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, विभव रहेगा, उस विभव को हम भी ले लेते हैं। तब दूसरा जो आवेश है Q2 को अनंत से लाने में किया गया जो कार्य होगी वह क्या हो जाएगा, W2 बराबर V इंटू Q2, क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है W इक्वल टू क्या होता है, QV। याद रखना सूत्र ये, क्योंकि V की परिभाषा है ये, इसीलिए लिखते हैं Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। W2 बराबर क्या होगा, V इंटू Q2, जहाँ भी वहाँ उपस्थित Q1 के कारण उत्पन्न विभव है, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो आवेश 1 के कारण है, इसीलिए इसका जो विभव V इक्वल टू होगा वह क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R12। ये विभव का सूत्र है। अब इसलिए किया गया कार्य W2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R12। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो पहले जो सूत्र मिला है, कौन सा सूत्र मिला है, W2 बराबर V इंटू Q2। तब इसमें हम क्या करते हैं, V का मान रख दिया और कुछ नहीं किए। तब इसलिए यहाँ पर W2 का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12। अब अतः निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य तब क्या हो जाएगा, W बराबर Q1 को लाने में किया गया कार्य प्लस Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, दोनों का मान रख दो। तो W1 का मान है 0 और W2 का मान पहले निकाल चुके हैं, इस मान को रखेंगे तो फाइनली W बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12। इस तरह से अगर जो खाली स्पेस है वहाँ पर Q1 Q2 आवेश अगर R1 R2 दूरी पर हो, तब उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर माध्यम
का जो पराविद्युतांक था, तो एक माने थे वायु अनिर्वात के लिए सूत्र को हम यहाँ से सिद्ध किए थे। अगर माध्यम का पराविद्युतांक के हो तो U बराबर एप्सिलॉन जीरो के बगल में के लिख देना है, तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपान R12, तो ये सूत्र मिल जाती है माध्यम के लिए। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ हो सकती है, दो आवेश है तब, तो स्थिति पहला में देखते हैं, यदि दोनों समान आवेश हो अर्थात Q1 और Q2 दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो, तब क्या हो जाएगा, ये हमेशा धनात्मक आएगा, क्योंकि प्लस प्लस का भी गुणा करेंगे तब प्लस आएगा और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो पर भी प्लस आएगा। तो इस स्थिति में जो ऊर्जा होगी ये क्या होगी, धनात्मक होगी। याद रखना, दो समान आवेश का जो निकाय होता है उसकी जो ऊर्जा है वो धनात्मक होती है। इसके विपरीत यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश हो अर्थात एक आवेश धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तब इस स्थिति में जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक ही होगा, शून्य से छोटा होगा। ऋणात्मक मतलब शून्य से छोटा होगा। तो इस स्थिति में जो निकाय की जो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से इस कंडीशन को ध्यान में रखना। तथ्यात्मक प्रश्न में इस तरह की कंडीशन को विशेष रूप से दिया जाता है। अब हम लेते हैं तीन बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो था, तीन आ जाएगा बिंदु आवेश। तो माना Q1 Q2 Q3 आवेश क्रमशः A B व C पर स्थित है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, ये तो ये बिंदु A है, यहाँ पर Q1 आवेश है, ये बिंदु B है, यहाँ पर Q2 आवेश है और ये बिंदु C है, यहाँ पर Q3 आवेश है। ऐसा करके एक निकाय बनाए हैं। तब इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला आवेश Q1 को यह कहाँ से लाते हैं, अनंत से यहाँ पर लाएंगे। तब चूंकि यहाँ पर पहले Q2 Q3 नहीं था तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W1 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, Q2 आवेश को अनंत से लाते हैं यहाँ पर, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर W2 लेंगे इसको, तब चूंकि ये आवेश पहले से था और इसीलिए इसके लिए हम कार्य निकाल चुके हैं, तो क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान R12। इसको लाने में किया गया कार्य हो गया। अब तीसरा जब लेते हैं तब अनंत से इसको लाएंगे, तब अब क्या हो जाएगा, Q1 भी पहले से है, Q2 भी पहले से है, इसीलिए क्या होगा, दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तब यहाँ पर जो W3 होगा वह निश्चित और निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, इन दोनों के विभव जो है और आवेश Q3 के गुणनफल के बराबर होगी। या सरल शब्दों में हम लिख सकते हैं ये इस आवेश की उपस्थिति और इस आवेश की उपस्थिति के कारण किया गया कार्य। तब इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13 प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 Q कौन सा हो जाएगा 2Q3, इन दोनों को देखते हुए बटे क्या होगा R23। तीसरा से इतना आ जाएगा ये, तीसरा से W1 W2 और W3 मिल गया, तीनों को जोड़कर हल कर सकते हैं। अब इसको सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तब उसी को स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको। Q1 को A तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर 0 हो गया, Q2 को B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 हो गया। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, तीसरे आवेश को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, तब W3 बराबर जैसे हमने बतलाया 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे R13 प्लस इसके साथ गुणा है, ब्रैकेट में रख दिए हैं, तो Q2 Q3 बटे R23। अतः निकाय की रचना में किया गया कुल कार्य तीनों को जोड़ देना है। इसको जोड़कर हल करोगे तब फाइनली आएगा निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4
4πε0 Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q13 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। तो ये 3 निकाय के लिए है। इसी तरह से आप 4 निकाय, 5 निकाय और n निकाय, आवेशों का जो n निकाय है उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो n निकाय के लिए आप लोग खुद निकालेंगे। आज के लिए इतना ही।